Hello dear students, today we are going to start our next topic and the fifth one topic. Name of the topic is the ideal kingdom, and today's topic is from page number 232 to page number 234 in your NCERT part 2 book. So let's start the first topic 5.1. The name of the topic is divine light. तो हमने बहुत बार ये बात डिस्कस की है कि जो किंग्स थे वो अपने आप को डिवाइन एसोसिएटेड पीपल माना करते थे. वो ऐसे प्रिटेंड किया करते थे कि अगर वो किसी प्रजा की पब्लिक की सेवा कर रहे हैं तो वो किसका ऑर्डर ऑबिडेंट कर रहे हैं, भगवान का ऑर्डर ऑबिडेंट कर रहे हैं. मतलब भगवान के कहने पे ही, भगवान की मर्जी से ही उन्हें भेजा गया है लोगों की सेवा करने के लिए, या वहाँ का राजा बनने के लिए, या वहाँ की प्रजा को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. तो हमने ये बात बहुत चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि जो किंग्स थे वो अपने आप को डिवाइन एसोसिएटेड पीपल माना करते थे. तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है अ डिवाइन लाइट. तो बहुत से सोर्सेज ऐसे थे जिनसे ये पता चला था कि जो मुग़ल किंग्स हैं वो अपने आप को डिवाइन लाइट यानी भगवान के भेजे हुए बंदे माना करते थे. बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे ये पता चला था कि जो मुग़ल किंग्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ से आए हैं, गॉड से आए हैं, यानी उन्हें भगवान ने भेजा है पब्लिक की सेवा करने के लिए. तो उससे रिलेटेड कुछ कहानियाँ, जिसमें से 2 कहानियों को हम आज डिस्कस करेंगे. कुछ बहुत सारी लेजेंड्स हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं. तो एक कहानी ये है, एक टाइम ऐसा था कि मंगोल की क्वीन, हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जो ये मुग़ल वर्ड है, यानी ये जो मुग़ल लोग हैं ये मंगोल्स थे, और इन्हें मुग़ल कहना हम लोगों ने स्टार्ट किया था. यानी यूरोपियंस जो थे वो ऐसे लोगों को मुग़ल्स कहा करते थे जो उस टाइम पीरियड पे इंडिया पे रूल कर रहे थे. तो वो मंगोल्स थे और फिर उन्हें मुग़ल के नाम से जाना जाने लगा. तो मंगोल की एक क्वीन हुआ करती थी जिसका नाम था अलेंक्वा. क्या नाम था? अलेंक्वा. तो एक बार वो अपने टेंट में क्या कर रही होती है, रेस्ट कर रही होती है सन की रेज के अंडर, यानी सूरज की धूप के नीचे वो रेस्ट कर रही होती है, और सूरज की धूप से वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है. क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट हो जाती है. और ऐसा कहा जाता है कि उसके जितने भी बच्चे थे ना, जितने भी बच्चे पैदा हुए उनमें सब में क्या थी, भगवान की शक्तियाँ थी, यानी डिवाइन लाइट थी, दैविक शक्तियाँ थी, भगवान की, देव की यानी भगवान की दी हुई शक्तियाँ थी. तो ऐसे कहा जाता है. तो जैसे ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती गई वैसे ही जो डिवाइन लाइट थी उनमें ट्रांसफ़र होती गई. तो मंगोल से ही मुग़ल्स बने, यानी मंगोल्स को ही मुग़ल कहा जाता है. तो इस कहानी से ये प्रूफ हो जाता है, यानी ये प्रूफ हुआ कि जो मुग़ल्स थे वो क्या थे, गॉड एसोसिएटेड पीपल थे, यानी डिवाइन एसोसिएटेड पीपल थे. तो एक कहानी ये थी जिसमें मंगोल की क्वीन के द्वारा ये डिस्क्रिप्शन दी गई थी. और सेकंड जो कहानी है वो अबुल फजल के द्वारा बताई गई है. तो अबुल फजल ने ये डिस्क्राइब किया था कि जो मुग़ल किंगशिप है ना वो सबसे ऊंचा किंगशिप है, यानी दुनिया में अगर सबसे रूलिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाईएस्ट जो किंग एम्पायर माना जाता है वो मुग़ल एम्पायर माना जाता है. और जो मुग़ल एम्पायर है उसे क्या हुई हैं, रिसीव हुई हैं लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से शक्तियाँ मिली हुई हैं मुग़ल एम्पायर को, जिसको उन्होंने एक वर्ड में डिस्क्राइब किया है जिसे कहा गया फ़र-ए-इज़ादी. तो फ़र-ए-इज़ादी मतलब भगवान से पाई हुई शक्तियाँ, और ये फ़र-ए-इज़ादी यानी भगवान की जो कृपा हुई है वो मुग़ल लोगों पे हुई है, मुग़ल राजाओं पे हुई है, इसलिए उन्हें डिवाइन एसोसिएटेड पीपल कहा जाता है. तो इस बात को जो एक्सप्लेन किया था वो अबुल फजल ने किया था. तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, फ़र-ए-इज़ादी. तो ये कुछ कहानियाँ थी जो मुग़ल एम्पायर को डिवाइन एसोसिएटेड पीपल मानती हैं. तो फ़र-ए-इज़ादी मतलब भगवान से दैविक शक्ति मिलना, भगवान की शक्तियाँ मिलना. इस आइडियोलॉजी को बनाया था, डेवलप करने वाले जो पर्सन थे वो एक ईरानियन सूफ़ी थे, और उनका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी. तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को डेवलप किया था. कौन सी आइडियोलॉजी को? फ़र-ए-इज़ादी, जिसमें ये कहा जाता है फ़र-ए-इज़ादी का मतलब ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशन जिसमें आप भगवान से उनकी कृपा हासिल करते हो, यानी उनकी जो शक्तियाँ हैं वो इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है. तो इस आइडियोलॉजी को बनाने वाले थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी. और इसी आइडियोलॉजी से जो इंस्पायर हुए थे अबुल फजल, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो मुग़ल एम्परर्स हैं दे वर फ़र-ए-इज़ादी.
तो ये दो कहानियाँ थी जिससे ये पता चलता है कि जो मुगल एम्परर्स थे दे वर कनेक्टेड टू गॉड, दे वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। तो पेंटर्स ने भी इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की, यानी पेंटर्स ने भी ये चीज़ डिस्क्राइब की कि जो मुगल्स एम्परर हैं दे वर डिवाइन एसोसिएटेड पीपल। वो अपनी पेंटिंग्स में क्या किया करते थे, हेलो दिखाया करते थे। क्या दिखाया करते थे, हेलो। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का हमारा, और प्लस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें से हमारा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पेंटिंग्स में भी हेलो दिखाई जाती थी। फ्रॉम 17वीं सेंचुरी के बाद की जो पेंटिंग्स बनी थी उसमें हेलो दिखाया गया था, जितने भी मुगल एम्परर्स बने थे। हेलो मीन्स मतलब इन्होंने क्या किया था, ये जो पेंटर्स थे ये इंस्पायर हुए थे। एक बार क्या हुआ था, इन्होंने एक पेंटिंग देखी थी, यूरोपियन पेंटिंग, जिसमें जीसस क्राइस्ट की और मैरी की, जो उनकी मदर थी, उनकी पेंटिंग में एक उनके सिर के ऊपर ऐसे लाइट सी शो की हुई थी, दैट सिंबल ऑफ लाइट ऑफ गॉड। यानी वो जो सिंबल था दैट इज़ द सिंबल ऑफ लाइट ऑफ गॉड, वो भगवान की लाइट का, यानी ऐसे कहा जाता था कि इनके ऊपर भगवान की कृपा है, ये भगवान के बंदे हैं, रब दे बंदे हैं। सो इन्हें डिवाइन एसोसिएटेड पीपल कहा जाता था। तो जीसस क्राइस्ट और मैरी की पिक्चर में उन्होंने देखा था, एक ये यूरोपियन पेंटिंग थी। तो उसके बाद 17वीं सेंचुरी के तो जो मुगल एम्परर थे उनकी भी क्या ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई जिसमें हेलो दिखाया गया। सो एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेलो कैसे बनाया जाता था। ये देखिए, ये एक मुगल एम्परर है और इनके सिर के ऊपर ऐसे इस तरह से लाइट दिखाई जाती थी। और एक और अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको हेलो डिफाइन करने का बताऊं तो, अगर आपने सलमान खान की मूवी देखी हो हेलो ब्रदर, जिसमें वो उन दोनों भाइयों की कास्टिंग थी। सो जब सलमान खान मूवी का एंड हो रहा होता है और सलमान खान क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है मूवी में, तो वो परियों के घर में पहुंच जाते हैं। तो वो भी एक परी यानी मेल परी बन जाते हैं। तो उनके सिर के ऊपर आपने देखा होगा कि एक क्राउन सी, लाइटनिंग क्राउन जो होता है वो शो किया जाता है, दैट इज़ हेलो। तो वो एक तरह का हेलो है, यानी उससे ये पता चलता है कि ये भगवान की शक्तियाँ जो है इनमें आई हुई हैं। तो इस तरह से उनकी पेंटिंग में भी ये सब शो किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों से हमें यहाँ पता चलता है कि जो मुगल एम्परर्स थे दे गोट डिवाइन लाइट, यानी उन्हें भगवान की शक्तियाँ मिली हुई थी, एंड दे वर द पीपल ऑफ डिवाइन एसोसिएटेड पीपल, और वो ऐसे लोग थे जो भगवान से जुड़े हुए इंसान थे। सो यही हमारा फर्स्ट टॉपिक था 5.1। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक 5.2, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज यूनिफाइंग फोर्स। तो यहाँ पे यूनिफाइंग फोर्स का मतलब पब्लिक को इकट्ठे करके रखना, एकता लाना, एकजुट करना। तो एज वी नो कि जो अकबर थे मुगल एम्परर, वो हर रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, जिसकी वजह से जो लोग थे उनके मन में अकबर के लिए बहुत स्पेशल प्लेस हुआ करता था। सो अकबर जो है वो एक यूनिफाइंग फोर्स का एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया था, यूनिटी को प्रेजेंट किया था, क्योंकि एज वी नो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहती थी, आज भी रहती हैं। तो उस टाइम पीरियड में भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, लाइक हिंदूज़ हो गए, जैनाज हो गए, जोरेस्ट्रियंस हो गए, एंड मुस्लिम्स हो गए। तो उनमें क्या रखा गया था, एक यूनिटी रखी गई थी, और यूनिटी को मेंटेन करने का जो टोटली क्रेडिट जाता है वो मुगल एम्परर्स को जाता है। तो एक एब्सोल्यूट पीस का, किसका, एब्सोल्यूट पीस का आइडिया जो है वो वहाँ फॉलो किया जाता था। कौन सा आइडिया, एब्सोल्यूट पीस का, जिसे सुलह ई कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुलह ई कुल। तो इस आइडियोलॉजी को वहाँ फुलफिल किया जाता था। क्या आइडियोलॉजी थी इसमें, ये आइडियोलॉजी थी कि आपको फ्रीडम रहने की टोटली अपॉर्चुनिटी है, यानी आप टोटली फ्री हो, लेकिन उस फ्रीडम में आपने क्या करना है, ना तो आपने किसी भी राजा की अथॉरिटी को नीचा दिखाना है, यानी किसी भी राजा के आपने अगेंस्ट नहीं होना। आपने ये नहीं कहना कि अगर आपके जो रिलीजियस के लोग हैं वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो उस तरह से आप राजा को उसके रूलिंग पावर से या उसकी अथॉरिटी से हटा नहीं सकते, आप कभी भी राजा के खिलाफ नहीं होंगे। और सेकंड ये होगा कि आप आपस में धर्म के नाम पे या किसी वजह से भी फाइट नहीं करेंगे। तो इस आइडियोलॉजी को कहा जाता है सुलह कुल। तो सुलह कुल क्या आइडियोलॉजी थी कि आप टोटली फ्रीडम हो,
और आप ना तो राजा के खिलाफ जा सकते हो और ना ही आप धर्म के नाम पे या किसी और वजह से किसी से लड़ाई कर सकते हो। तो इस आइडियोलॉजी को वहाँ पे फॉलो किया जाता था, जिसकी वजह से डिफरेंट कम्युनिटीज़ में यानी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ में पीसफुल एनवायरनमेंट बना हुआ था। तो इस पीसफुल एनवायरनमेंट बने हुए को यानी जो यूनिफाइंग फोर्स थी वो वहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये जो यूनिफाइंग फोर्स थी, या हम कहेंगे ये जो एब्सोल्यूट पीस का आइडिया था, ये जो सुलह कुल नाम की आइडियोलॉजी थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था ईरानीज़ में भी, तुरानीज़ में भी, अफ़गान्स में भी, राजपूत्स में भी एंड डेक्कनीज़ में भी, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज़ में इसको क्या किया जाता था, इम्प्लीमेंट किया गया था। यानी इन सारे ये जो लोग थे एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह रहते थे मुग़ल एम्पायर के टाइम में, और इन्हें क्या दी जाती थी, यानी ईरानीज़ हो गए, तुरानीज़ हो गए, अफ़गान्स हो गए, राजपूत हो गए एंड डेक्कनीज़ हो गए, इन्हें उस कोर्ट में, मुग़ल कोर्ट में क्या दी जाती थी, पोजीशंस दी जाती थी। पोजीशंस का मतलब पोस्ट दी जाती थी, काम करने के लिए पोस्ट दी जाती थी, और ये जो पोस्ट होती थी वो उनकी सर्विस के बेसिस पे होती थी, यानी जिसका जैसा काम होगा उसको उतनी ही उसी तरह से क्या मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। यानी जो किंग के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होगा वो हाईएस्ट पोस्ट पे होगा। जैसे जैसे लॉयल्टी के बेस पे और उनकी सर्विस के बेस पे उन्हें पोस्ट दी जाती थी, और इस तरह से यूनिफाइंग फोर्स जो था वो मुग़ल एम्पायर में चल रहा था। तो इसी के चलते हुए अकबर ने क्या कर दी थी, 2 टैक्सेस को हटा दिया था। क्या हटा दिया था, 2 टैक्सेस को हटा दिया गया था। एक टैक्स था पिलग्रिमेज टैक्स, और इस टैक्स को हटाया गया था 1563 में। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो पिलग्रिमेज टैक्स को हटा दिया गया था, यानी जो धार्मिक यात्रा थी उस पर पहले टैक्स वसूला जाता था, इस टैक्स को क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया था 1563 में। और अब जो लोग थे वो निश्चिंत होकर यात्राएं कर सकते थे, उन्हें कोई एक्स्ट्रा कर वगैरह नहीं भरना पड़ता था। और दूसरा उन्होंने क्या हटा दिया था, जिजिया हटा दिया था। क्या हटा दिया था, जिजिया। जिजिया एक ऐसा टैक्स है जिसको 1564 में हटा दिया गया था। अब ये टैक्स क्या है इसके बारे में भी ध्यान से सुनिए। देखिए हमें पता था कि उस टाइम पे किसका रूल चल रहा था, मुस्लिम लोगों का चल रहा था। तो ये जो मुस्लिम लोग होते थे ना, तो ये अपनी कम्युनिटी में नॉन मुस्लिम पीपल को भी रहने देते थे। क्या करने देते थे, नॉन मुस्लिम पीपल को भी रहने देते थे। लेकिन वो नॉन मुस्लिम पीपल को तब रहने देते थे अपनी कम्युनिटी में जब वो क्या करते थे, रहने के लिए एक टैक्स पे किया करते थे। क्या करते थे, एक तरह का टैक्स पे किया करते थे, तब वो मुस्लिम कम्युनिटी में या उनके एरिया में रह सकते थे। तो इस तरह से जैसे हमने बात की थी कि अकबर जो है वो हर तरह के रिलीजन को रिस्पेक्ट देते थे, तो हर तरह के लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। तो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे उन्हें वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। इस टैक्स को क्या कहा जाता है, जिजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिजिया। तो इस तरह का जो टैक्स था वो 1564 में अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। यानी अब दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग जो थे वो बड़े ही आराम से उस एम्पायर के अंडर रह सकते थे। तो ये जो 2 कर थे वो अकबर के द्वारा हटाए गए थे, एक को 1563 में और दूसरे को 1564 में। अगर आपने देखा हो कि ये जो चीज़ें हैं ये मूवीज़ और सीरियल्स में भी दिखाई गई थी। जैसे जीटीवी पे एक सीरियल आता था जोधा अकबर, तो ये चीज़ उसमें भी दिखाई गई थी और मूवीज़ में भी दिखाई गई। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि या तो मैंने विजुअलाइजेशन के थ्रू इस चैप्टर को देखा हुआ है तभी, या फिर ये चैप्टर है ही इतना इजी कि बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाता है। तो ये जो 2 टैक्स थे वो अकबर के द्वारा हटाए गए थे, एक 1563 में और एक 1564 में। और भी अकबर जो थे वो बहुत ही अच्छे किंग थे। तो मुग़ल एम्परर्स क्या करते थे, सपोर्ट को ग्रांट करते थे, यानी वो अपनी सपोर्ट भी दिया करते थे बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और वो कौन सी बिल्डिंग होती थी, वर्शिप प्लेस होते थे, जैसे टेम्पल्स हो गए। तो ऐसे हमें जैसे पता ही है कि जो अकबर थे वो तो मस्जिद वगैरह में जाया करते थे, लेकिन फिर भी वो टेम्पल्स, अगर कोई टेम्पल्स टाइम के बेसिस पे या किसी नेचुरल कैलामिटीज़ के बेस पे डैमेज हो जाता था तो वो उसे रिपेयर भी करवाते थे और उसे
कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइनेंस भी ग्रांट किया करते थे। तो वो टोटली ही बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड तो नहीं कहेंगे थे, तो वो हार्ड हार्टेड, मतलब वो उनके मन में हर रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट थी, जिसकी वजह से वो चीज़ें ग्रांट किया करते थे। लेकिन उनके बाद जो 2 राजा आए, जैसे शाहजहाँ और औरंगजेब आ गए, तो जब तक अकबर का राज था तो ये 2 टैक्स जो थे वो हट गए थे। लेकिन जैसे ही शाहजहाँ और औरंगजेब आए, उन्होंने वापस जिजिया को इम्पोज कर दिया, यानी फिर से वो जिजिया को टैक्स के रूप में अप्लाई करने लग गए थे। लोगों से उन्होंने जिजिया को लेना स्टार्ट कर दिया था। सो ये था हमारा 5.2 टॉपिक। बहुत ही आसान टॉपिक था जिसमें हमने यूनिफाइंग फोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ 5.3 एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज जस्ट सॉवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉवरेन। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है प्रियम्बल से, और उस प्रियम्बल में ये मेंशन किया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉवरेन है। अगर आपने कभी प्रियम्बल पढ़ा हो, या फिर हम जब हमारे हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी मैं ये बात बताऊंगी सॉवरेनिटी की, और ये भी बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या कहा गया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे प्रियम्बल कहा जाता है। तो प्रियम्बल में मेंशन किया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉवरेन है। अब बात करते हैं कि सॉवरेन क्या होता है। सॉवरेन का मतलब होता है कि अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की पावर होना। जैसे हमें पता है कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करती है? पब्लिक करती है, और पब्लिक को कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। तो पब्लिक ही है जो गवर्नमेंट को बनाती है और उसे क्या करती है? कंट्रोल करती है। जैसे अब एक बिल पास किया गया था फार्मर्स के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है फार्मर्स के लिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा इन फ्यूचर, अगर ये जो बिल है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट जो है वो सारे के सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि वो गलत चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करे। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सॉवरेनिटी कहेंगे, यानी एक ऐसी पावर होना जिससे हम गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो सॉवरेनिटी थी वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोसाइटी का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। इस सॉवरेनिटी में क्या था कि एक एम्परर जो है, यानी एक जो रूलर है, वो क्या करता था? 4 एसेंसेस को, यानी 4 पार्ट्स को, 4 चीज़ों को, 4 थिंग्स को वो प्रोटेक्ट करता था, लोगों की 4 चीज़ों को। फर्स्ट इज लाइफ। किसको? सबसे पहले, यानी एक एम्परर की ड्यूटी थी कि वो अपनी प्रजा की ज़िंदगी को संभाले, उसकी रक्षा करे, तो जिसे हम जान कहेंगे। तो ये इंग्लिश एज वेल एज जो हिंदी टर्म्स हैं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों ही पता होने चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही पता हो या सिर्फ हिंदी वर्जन, दोनों वर्जन आपको पता होने चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट जो थी वो थी लाइफ, यानी पब्लिक लाइफ को प्रोटेक्शन देना किसकी ड्यूटी थी? एम्परर की। तो एम्परर जो था वो इस बात की एश्योरिटी करवाता था। दूसरी प्रॉपर्टी, यानी माल, तो लोगों की, यानी अपने एम्पायर की प्रॉपर्टी को संभालना। जिस एम्पायर में आप काम कर रहे हैं, जिसके आप रूलर हैं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके अंडर आती है, तो उसको संभालना, उसकी प्रोटेक्शन करना भी एक राजा का फर्ज है। दूसरा ऑनर, यानी अपनी प्रजा की मान सम्मान, जिसे नामस कहा गया, तो नामस की भी रक्षा करना एक राजा की ड्यूटी है। तो राजा इस बात के लिए भी एश्योरिटी देता है। एंड नेक्स्ट वन इज फेथ, यानी दीन। तो फेथ भी जो है, यानी प्रजा का राजा के लिए फेथ बने रहना, या राजा का प्रजा के लिए फेथ बने रहना, उसकी भी ड्यूटी किसकी है? एम्परर की है। तो ये 4 एसेंस है जिसको राजा क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। बदले में राजा को भी कुछ चाहिए, तो राजा क्या डिमांड करता है? राजा ये डिमांड करता है कि उसे ऑबिडेंस मिले, यानी उसकी बात का मान रखा जाए, और दूसरा रिसोर्सेज में उसका भी शेयर हो, तो यानी रिसोर्सेज जो होंगे उसमें उसका शेयर। तो ये 2 चीज़ें जो थी वो राजा इन 4 एसेंस के बदले डिमांड करता था। तो बहुत सारे जो सिंबल्स थे वो बनाए गए थे इस आइडियोलॉजी को मतलब शो करने के लिए। इस आइडियोलॉजी को जो कहा जाएगा दैट इज़ द आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी एक न्याय का ही रूप था। मतलब हर तरह से इक्वालिटी और हर तरह से पब्लिक को ट्रीटमेंट दिया जाता था, एश्योरिटी दी जाती थी। तो इस आइडिया ऑफ जस्टिस को काफ़ी सिंबल से
आर्टिस्ट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता था। तो एक सिंबल की बात की गई है, मोटिव ऑफ लायन एंड लैम। मोटिव का मतलब होता है एक डेकोरेटिव इमेज, बहुत ही सुंदर हम इमेज कहेंगे। उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक लायन आपको पता ही है, और लैम। तो लायन जो होता है वो लैम का हमेशा ही एनिमी रहता है, और एनिमी लैम जो है वो हमेशा ही लायन से क्या रहती है, डरी हुई रहती है। लेकिन इस पिक्चर में क्या दिखाया गया, इन दो एनिमल्स को जो एक दूसरे से, मतलब ये इसका एनिमी हो गया और ये इसका फियर हो गया, तो ये दोनों ही क्या दिखाए गए हैं, एक साथ दिखाए गए हैं। तो इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि जिसके पास हाईएस्ट पावर है और जिसके पास लो पावर है, जो वीक है जो स्ट्रोंग है, वो भी एक एम्पायर में, यानी इस एम्पायर में इकट्ठे रहते हैं, यानी इक्वल हैं, उनका जो प्लेस है वो इक्वल है। उन्हें भी ये चारों के चारों जो एसेंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे कोई वीक है चाहे कोई स्ट्रोंग है। तो इस तरह से वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट जो था बनाया गया था। एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें यही सीन को डिपिक्ट किया गया है। ये देखिए, ये एक सीन है जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है, ये लायन हो गई, ये लैम हो गई। ये दोनों ही क्या हैं, एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, और दोनों ही एक साथ बैठे हैं और मुगल एम्परर के अंडर बैठे हैं। यानी मुगल एम्परर एक ऐसे पर्सन थे जो पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखते थे, और चार एसेंस जो थे वो अपनी सोसाइटी को एश्योर करवाते थे, जिसमें उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर, फेथ, या हम कहेंगे जान, माल, नामस एंड दीन। तो ये चार चीज़ों की जो एश्योरिटी थी वो मुगल एम्परर अपने प्रजा को दिया करते थे। तो सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें कोर्ट सीन्स दिखाए गए हैं, जिसमें बादशाह, ये जो कोर्ट सीन है ये बादशाह नामा से लिया गया है। एक मोटिफ बनाया गया है, यानी बहुत ही सुंदर इमेज बनाई गई है, जिसमें नीच के नीचे, यानी नीच हमने पढ़ाई था, उसके नीचे जो एम्परर्स का थ्रोन, यानी एम्परर का, यानी राजा का जो सिंहासन होता है, उसके अंदर ये गाय और हम लायन को क्या कह सकते हैं, इकट्ठा बैठा हुआ दिखाया गया था। तो इस तरह से जो क्या कहते हैं, मुगल एम्परर्स थे वो पीसफुल एनवायरनमेंट को, यूनिफाइंग फोर्स को, ये सब कुछ एश्योर करवाते थे। तो यही आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.